बढ़ता जा रहा है तो उसी रफ्तार में मरीजों और उनके तीमारदारों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की किल्लत के बाद अब कोरोना के मरीजों को एम्बुलेंस वालों की मनमानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कई एम्बुलेंस के ड्राइवर इस संकट काल में कोरोना मरीजों से मुंह मांगा किराया वसूल रहे हैं। कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों पर न्यूज 18 की अंडरकवर टीम में शामिल अरुण सिंह की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में वसूली गैंग पर बड़ी पड़ताल। महामारी में मरीज एम्बुलेंस के लिए बेहाल। 7,500। हाँ, 7,500 ज्यादा है भाई। संकट में कमाई का जरिया बने एम्बुलेंस। कोविड है? हाँ, कोविड। 3500 कितने की पड़ी? 7,000 रुपए। रियल कपूर का। कोरोना के संकट काल में मरीजों के तीमारदार हैरान परेशान हैं। कहीं अस्पताल में बेड की किल्लत है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की जद्दोजहद है, कहीं जरूरी इंजेक्शन और दवाइयों का संघर्ष है। अपनों की जान बचाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। सरकार और प्रशासन की कोशिशों से हालात कुछ बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन इस आफतकाल को अवसर में तब्दील कर कमाई करने वालों की वजह से कोरोना अब भी चुनौती बना हुआ है। आज हम ऐसे ही मुनाफाखोरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज न्यूज 18 उन एम्बुलेंस चालकों और उनके मालिकों की हैरान करने वाली हकीकत आपको दिखाएगा जिन्होंने अपने पेशे को तो बदनाम किया ही, पैसों की खातिर कोरोना के मरीजों की जान से खेलने में भी नहीं हिचके। 6,000 छोड़ने का होता तो न्यूज 18 की अंडरकवर टीम को पता चला कि कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने या फिर अस्पताल से घर लाने के लिए एम्बुलेंस चालक मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस का रेट अलग है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट अलग। यही नहीं, मरीज जितना गंभीर होगा समझिए रेट उतना ही हाई होगा। लिहाजा हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम निकल पड़ी इस वसूली गैंग का भंडाफोड़ करने के लिए। न्यूज 18 की अंडरकवर टीम सबसे पहले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। वहां एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें मरीज भी था, लेकिन इसके बावजूद हमने एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत की और ये बताया कि हमें कोरोना के मरीज को नारायणा लेकर जाना है। देखिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने क्या कहा। एम्बुलेंस के लिए किससे बात करनी है? जाना तो हमको नारायणा। वहाँ पे नारायणा बढ़िया चीज। हाँ बढ़िया मिल जाएगी। कितना क्या रेट है? मतलब नाम हॉस्पिटल डिसाइडिंग में हो रहा है। हाँ कर लीजिए, आपने नंबर नोट कर लीजिए। कितना चार्ज लग जाएगा? वही बताऊंगा ना आपको, मेरे कौन सा हॉस्पिटल कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। हमारी अंडरकवर टीम एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछती रही कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन वो बार बार बात घुमाता रहा और जब उसने अपना मुंह खोला तो हम हैरान रह गए। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से नारायणा इलाके तक जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने हमसे 6,000 रुपए मांगे। कितना चार्ज लगेगा? मतलब पूछ तब भी एक अंदाजा हमको पता चलेगा। कन्फर्म लोकल चार्ज है जो उसका 5 से 6 कोविड है ना। हाँ 6,000 है यार। 5 किलोमीटर तो लोकल चार्ज होता है ना आपको, जो है नॉर्मल चार्ज कोविड का 5,000 से 6,000। 5 से 6,000। आगरा से गाड़ी आइए 40,000 है। आगरा से गाड़ी आइए 40,000। 40,000 कोविड को कोविड। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए 6,000 रुपए की डिमांड सुनते ही किसी का भी सिर चकरा जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ बानगी थी। सर गंगाराम अस्पताल के बाहर मौजूद एक और एम्बुलेंस वाले से जब हमने मरीज को नोएडा पहुंचाने की बात की तो उसने और ज्यादा पैसे मांगे।
चौंकाने वाली बात तो ये कि इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी। भैया पेशेंट कोविड कोविड नोएडा ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन नहीं। हॉस्पिटल में जाना है। हाँ बाहर बेड हो रखा है आपका? बेड हो रखा है? बात होगी। कौन सा हॉस्पिटल? कैलाश। हेलो, कैलाश हॉस्पिटल से नोएडा जाना है। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है? यहाँ से यही अपना सिटी हॉस्पिटल पे से जाना है। स्पीकर खोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, हेलो। तो ये यहाँ गंगाराम के पास 7,500। 7,000। हाँ 7,500। बताओ। हेलो, बहुत ज़्यादा है भाई। भाई कोई ऑक्सीजन वगैरह तो है नहीं। 7,500 बता। 7,500 भैया। हाँ 7,500। अरे कहिए बिना ऑक्सीजन के है भाई। हाँ भैया। सोचिए, इलाज के लिए दर दर भटकते मरीजों और उनके तीमारदारों का क्या हाल होता होगा जब अपने पेशे से गद्दारी करने वाले कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर उनसे मनमाना किराया मांगते होंगे। खासकर उन लोगों का हाल तो सबसे बुरा होता होगा जिनके पास पैसे भी नहीं होते होंगे। लेकिन मौजूदा दौर में हकीकत यही है और इसी हकीकत को पुख्ता करने के लिए हमारी अंडर कवर टीम पहुंची दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस खड़ी थी, लिहाजा कोरोना मरीज का तीमारदार बनकर हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की और उससे सर गंगाराम अस्पताल चलने को कहा। करीब 3 किलोमीटर और महज 7 मिनट की इस दूरी को तय करने के एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी बहुत ज्यादा पैसे मांगे। कितने, वो आप खुद देखिए। गंगाराम तक चलो, सिलेंडर आपको बात है? गंगाराम में 2,000 कोविड है पेशेंट। कोविड से क्या मतलब सर आप ऑक्सीजन आपके पास है, आप पर्सनल गाड़ी कर लीजिए, 2,000 भी बच जाएंगे आपके। हम तो यही कहेंगे, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहे। ऑक्सीजन जब आपके पास है, हमारे पास ऑक्सीजन तो है नहीं, हमने आपको क्लियर कर दिया। राज्य सरकारें मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की व्यवस्था करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस तय वक्त पर नहीं मिल पाती और मरीज की हालत बिगड़ने लगती है। खासकर कोरोना काल में मरीजों को इस तरह की मुसीबत का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है और शायद इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर गिद्ध बन गए हैं। वो मरीज के तीमारदारों को नोच रहे हैं, उनसे 100 से 200 गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। एक बड़ी तादाद में देवदूत की तरह काम कर रहे एम्बुलेंस ड्राइवरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा कोरोना काल के ऐसे गिद्धों की पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि सरकारें इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है। सैकड़ों मरीजों की हालत तो बेहद नाजुक है जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन एम्बुलेंस जैसी लाइफलाइन ही जब कमाई का जरिया बन जाए तो आम आदमी क्या करेगा? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दिल्ली से कुछ ही मिनटों की दूरी तय करने के एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर हजारों रुपए वसूल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह कि ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर मरीज के तीमारदार को बिल तक नहीं दे रहे। हमारा मकसद ऐसे लोगों की पहचान करना है ताकि सरकारें जागें और ऐसे तमाम वसूली गैंग पर लगाम लगाएं। देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना फैलने की रफ्तार कम होने के बावजूद हालात अब भी खराब है। पूरे भारत में लगातार 8वें दिन एक दिन में 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। हालांकि 2,69,507 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना अब भी कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 25,986 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ऐसे में लोग अब भी डरे हुए हैं और इसी डर का फायदा उठा रहे हैं कोरोना काल के गिद्ध। संकट की घड़ी में वसूली कर रहे ऐसे ही कुछ लोगों का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज़ 18 की अंडर कवर टीम ने मरीज का तीमारदार बनकर
राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस चालक से बात की और उससे सर गंगाराम अस्पताल चलने को कहा। देखिए उसने हमारी खुफिया टीम से कितने पैसे मांगे। कहीं किसी गाड़ी में भी नहीं है सर, यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा सर सिलेंडर, क्या करें, यही दिक्कत है ना सबसे ज्यादा। अब तो यहाँ पे सिलेंडर आ तो गए, यहाँ पे हॉस्पिटल में आ तो गई। हाँ तो क्या है, लेकिन प्राइवेट पहले सर जी ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले प्राइवेट में कंफर्म कर लेना बेड के लिए। वो बात होगी वहाँ पे गंगाराम में हो गई बात। हाँ ठीक है सर। वैसे अगर चलना होगा तो कितना? जैसे सर कोविड का पेशेंट है, कोविड का 3000 रुपये लगेंगे सर जी। 3000 ठीक है। किसी और नदी गाड़ी को आप ऑर्डर नहीं भाई, ना सिलेंडर है ना कुछ है, 3000। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर का हाल आपने देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल LNJP के बाहर। LNJP अस्पताल के बाहर खड़े एम्बुलेंस ड्राइवर से हमारी अंडरकवर टीम ने कोरोना मरीज को लेकर BL कपूर अस्पताल चलने को कहा। करीब 7 किलोमीटर की दूरी, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। उसके एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर ने 3500 रुपए मांगे। हम पैसे देने को तो तैयार थे, लेकिन रसीद मांगी तो एम्बुलेंस ड्राइवर ने बिल देने से साफ इनकार कर दिया। BL कपूर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, है ऑक्सीजन सबके पास है। हाँ BL कपूर में जाना है, लेना कहा था यहीं से कितना पेशेंट कोविड है? हाँ कोविड 3500 यार, केवल छोड़ने का 3500 यार। तो कोविड और नॉन कोविड में क्या फर्क है? पेशेंट तो कोविड ही है। अरे तो यार उससे क्या फर्क पड़ रहा था? तो कोई सुविधा भी नहीं, केवल छोड़ना चाहिए। और इसकी रसीद भी मिल जाएगी? बिल नहीं मिल पाएगा। देखा आपने, LNJP अस्पताल से BL कपूर अस्पताल जाने के लिए इसने बिना हिचके 3500 रुपए की डिमांड रख दी, वो भी उस एम्बुलेंस का किराया जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। सोचिए ऐसी स्थिति जब मरीज या फिर उसके तीमारदार के सामने पेश आती होगी तो उस पर क्या गुजरती होगी। सांसों की जंग लड़ रहे लोगों को चंद मिनटों की दूरी पर मौजूद अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हजारों रुपए मांगे जाते होंगे तो कैसा लगता होगा। लेकिन यही दुर्भाग्य है और यही सच जिसका सामना कुमुद मोहिंदर जैसों को करना पड़ रहा है। कुमुद की जुबानी सुनिए कोरोना काल के गिद्धों की हकीकत। मेरी सिस्टर सीमा किरण जर्नलिस्ट हैं, जो कि इस वक्त बहुत तकलीफ में थी। पिछले 3 दिन बड़ी मुश्किल से एक नंबर कोई मिला, मुझे पता नहीं कौन सा नंबर, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि हम ले जाएंगे, हमारी ऑक्सीजन भी है उसमें, एम्बुलेंस में वो भी है, लेकिन 40,000 लगेंगे। मैंने कहा भैया पश्चिम बिहार से RML लेकर जाना है, 40,000 तो मतलब आप 10,000 ले लो, अगर इस वक्त वो भी नहीं लगने चाहिए, पर आप ऐसे कर रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। इसका मतलब ये है कि आदमी नेकी का काम करता है तो कम लोग जानते हैं, बुरे की बुराई दूर तक जाती है। ठीक उसी तरह कोरोना काल के देवदूत ज्यादातर एम्बुलेंस ड्राइवर तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस पेशे से खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां एक तरफ इस तरह के कोरोना काल के गिद्ध हैं, वहां दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को इस तरह का एक आश्वासन दे रहे हैं कि आइए वैक्सीनेट कीजिए, क्योंकि ये वैक्सीन यही आपकी संजीवनी है इस वायरस से, अगर आपको पार पाना है। हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं डॉक्टर RS शर्मा, CEO NHA चेयरपर्सन एम्पावर्ड कमिटी के फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, cowin.gov.in। ये जो प्लेटफॉर्म है जहां 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी 2 दिन के अंदर रजिस्टर कर लिया है, उसकी देखरेख, उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर RS शर्मा आपकी है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन क्या आपको अच्छा लग रहा, उम्मीद आपकी बन रही है कि इतनी भारी नंबर्स में लोग अब रजिस्टर कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने शुरुआत में ही बताया कि करीब 48 घंटे से कम का ही वक्त हुआ है हमने
28 तारीख को 4 बजे रजिस्ट्रेशन खोला था, तो उसमें करीब 2.5 करोड़ लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म में आप सोचिए कि 55,000 हिट्स पर सेकंड, एक सेकंड में 55,000 कंकरेंट यूजर्स हमारे सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे कुछ समय बिंदुओं पर। तो सिस्टम की एक प्रकार से स्केलेबिलिटी भी टेस्ट हुई है। मैं ये जरूर शिकायत करना चाहूंगा कि बहुत से जो चैनल्स हैं उन्होंने ये शुरुआत में ही निर्णय ले लिया था कि ये सिस्टम क्रैश कर गया, इस सिस्टम पर कोई ओटीपी नहीं आ रहा। तो ये सब गलत खबरें प्रचारित हुई, जिसकी वजह से फिर हम लोगों को भी बयान जारी करना पड़ा कि सिस्टम क्रैश नहीं हुआ। और केवल 8 घंटे में 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 1,37,00,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो ये इस बात का प्रमाण जरूर है कि सिस्टम क्रैश नहीं हुआ। जी डॉक्टर साहब, उनमें से एक मैं भी हूं जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। मैं आपसे सच कहूंगा, 4:15 बजे मैंने कोशिश की थी तो ओटीपी पहली बार में जनरेट नहीं हुआ। फिर मैंने पेज रिफ्रेश किया और 4:25 पे फिर से मैंने ट्राई किया। उस वक्त मुझे ओटीपी मिला और थोड़ा सा धीरे चल रहा था साइट, लेकिन मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई थी, मेरे और मेरे परिवार की भी हो गई थी रजिस्ट्रेशन। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको कहूंगा। तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, लेकिन उसके बाद फिर सब नॉर्मल होता दिखा, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं जिस तरह का ट्रैफिक था वो भी काफी डिफिकल्ट है बैकएंड पे इसको हैंडल करना। जी बिल्कुल सही है। और ये भी आप जान लें कि ये कोविन सिस्टम जो है एसएमएस को हैंडल नहीं करता है। एसएमएस बेसिकली एसएमएस गेटवे के माध्यम से जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो डिलीवर करती हैं। तो ये बात हो सकती है कि कुछ समय बिंदुओं पर कई बार एसएमएस के गेटवे जो है वो चोक कर जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी सूचना दे दूं कि 98.7% एसएमएस हमारे 15 सेकंड के भीतर डिलीवर हुए हैं। और हम लोगों ने पहले दिन 2,77,00,000 एसएमएस शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक डिलीवर किए थे, जिसमें जैसे मैंने कहा कि 98.7% 15 सेकंड के भीतर डिलीवर हुए। तो ये मैं मानता हूं कि जब करोड़ों की संख्या में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन में कई बार डिले हो सकता है, बट वो एनेक्डोटल है। वो मतलब प्रतिशत उसका आप देखेंगे तो बहुत ही मिनिस्क्यूल होगा, क्योंकि अदरवाइज इतने रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकते अगर एसएमएस डिलीवरी करने में देर होगी तो। बिल्कुल सही कहा। बस पहली बार ऐसा हुआ था कि आपने वो 3 मिनट का जो काउंट बैक होता है 180 सेकंड का, उसके काउंट बैक के बाद मुझे ओटीपी आया था। फिर उसके बाद अगली बार जब मैंने ट्राई किया तो जैसा आपने कहा 15 सेकंड के अंदर ओटीपी आ गया था और मैं रजिस्टर कर पाया था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई लोग हैं जो कि आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग हैं कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर रहे हैं। आप उनसे क्या कहेंगे? सीधा आकर cowin.gov.in ये जो URL है इसी पे आकर सीधा कोशिश करें या फिर आरोग्य सेतु के थ्रू भी कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं तो कहूंगा कि आरोग्य सेतु और कोविन का जो वेबसाइट है दोनों के दोनों बिल्कुल कंप्लीटली टेंडम में काम करते हैं, सेम डेटा को हिट करते हैं, सेम डेटा पर लिखते हैं। तो इसलिए उन दोनों में कोई कोरोना की वजह से राजधानी में मचे हाहाकार के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा है कि कोरोना की वैक्सीन सभी को लगेगी, लेकिन अभी तक उन्हें वैक्सीन नहीं मिली है। लिहाजा लोगों से अपील है कि वो वैक्सीन सेंटर्स पर भीड़ लगाने से बचें, लेकिन संपर्क में बने रहें, क्योंकि जैसे ही वैक्सीन मिल जाएगी उसे लगाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 महीनों के भीतर दिल्ली के तमाम नागरिकों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार को चिट्ठी भेजी गई है ताकि दिल्ली का कोटा बढ़ाया जा सके। सब लोगों से अनुरोध है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और इसमें कोई ये बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, कोई किसी तरह का खतरा नहीं है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अपने आसपास के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सब लोगों को वैक्सीन लगाने को कहें। बड़ी एक्सरसाइज को 3 महीने में कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सब मिलके करेंगे तो ज़रूर ये पूरा होगा। बस आपसे यही निवेदन है कि अगले कुछ दिनों के अंदर भीड़ मत लगाइएगा इन सेंटरों में, सबको लगाएंगे, हर व्यक्ति को लगाएंगे। और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलके ये पूरा कार्यक्रम कर रही है। पूरी कोशिश है, हमारे पूरे प्रयास हैं कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम टीका लगा दें, सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दें। 3 महीने का हमने टारगेट लिया है। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग भी हम लोगों ने कर ली है।
जो भी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब इस पे डिपेंड करेगा कि जो दोनों कंपनियां हैं वो कितनी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन बना के देती हैं। अगर उन्होंने समय पे सफिशेंट मात्रा में हमें उपलब्ध कराई वैक्सीन तो यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह वह स्टेट्स हैं जहां पर कि थोड़ी अधिक संख्या में डेथ रिपोर्ट हो रही हैं, जिसके चलते हुए हम उन स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उन स्टेट्स के साथ क्लिनिकल मैनेजमेंट पर हमारा कंटिन्यूड फोकस बना हुआ है। इस विषय में जब हम बात करते हैं तो एक विषय मैं आप सब लोगों की दृष्टि में रखना चाहूँगा, वह यह है कि जिस तरह से हमारे देश में ट्रेंड पाया गया कि करीब सितंबर तक हमारे यहाँ जो एक पीक आई, उसके बाद से अप्रैल माह से फिर से हमने एक पीक देखी। यह ट्रेंड दूसरे देशों में, वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी सेकेंड वेव के रूप में पाया गया। यहाँ तक कि कुछ देशों में थर्ड वेव के रूप में भी इस टाइप की वेव्स आती रही हैं। और इन सभी वेव्स को जब दूसरे देशों में भी इस टाइप का ट्रेंड नोट किया गया, तब हमेशा फोकस रहा है कंटेनमेंट पर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर और साथ में एक नए सपोर्ट के रूप में वैक्सीनेशन के ऊपर। आज की इस स्थिति में एक जो चैलेंज हम सब लोगों के सामने उभर कर आता है, जिसको कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर स्टेट्स के साथ डिस्कस कर काम कर रहे हैं, वह यह है कि कई स्टेट्स में हमने देखा कि जो सितंबर माह में जितने केसेस ऑन ए डेली बेसिस आ रहे थे, उसमें काफ़ी वृद्धि डेली बेसिस पर आने वाले केसेस में हुई है, जिसके कारण वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह स्ट्रेस में आता है और जिसके लिए हमें स्टेट के साथ मिलकर उस पर काम करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो 24,886 केसेज अगर एक पीक हमने महाराष्ट्र में नोट की, आज करीब 68,000 के करीब केसेज अगर वहाँ से आते हैं तो करीब 2.x टाइम ऑफ पीक, यानी कि उतना ही वहाँ के हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेस क्रिएट हुआ, ये हमारे सामने दिखता है। इसी तरीके से यूपी में हम देखें तो 5.4x यानी कि उस लेवल की पीक है, तो जिसके लिए ज़रूरत है कि हम यूपी स्टेट के साथ सामंजस्य करते हुए, डिस्कस करते हुए वहाँ पर केस मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 4.5x की एक पीक नोट की गई। राजस्थान हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर भी करीब 5 गुना केसेस जो पिछली पीक से आए थे उसके करीब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ नोट किए गए। तो इसी तरीके से एक और जो ट्रेंड हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो स्टेट से हम डिस्कस करते रहते हैं कि एक स्थाई पर पीक आना एक बात है, लेकिन क्या वह केसेस कम होते दिख रहे हैं या वह पीक जो आ रही है वो कंटिन्यूड बेसिस पर एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दिखाती है, जिसका एक असर हम लोगों के सामने ये आता है कि हम उन स्टेट के साथ डिस्कस करते हुए वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ बनाएं। जिसमें कि मैं मुख्यतः आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे कर्नाटका में अगर पीक भी बढ़ी, साथ में केस का ग्रोथ रेट 7.5% है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो तमिलनाडु में पीक भी बढ़ी लेकिन साथ में ग्रोथ रेट भी 5.2% के करीब है। गोवा में केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में ग्रोथ रेट भी 10.9% है। इसी तरह उड़ीसा में पीक में हम वृद्धि पाते हैं और पीक के साथ साथ ग्रोथ रेट में भी 8.1% की वृद्धि पाते हैं, जिसके तहत हम आप लोगों की दृष्टि में ये लाना चाहेंगे कि जरूरत है कि एक स्थाई पर हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करें। दूसरा, उसके साथ ही यह केसेस की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को समझते हुए इस पर कंटेनमेंट के एफर्ट्स पर हमारा दबाव उसी तरीके से, हमारे एफर्ट्स उसी तरीके से चलते रहें। इस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में यह भी लाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डे 1 से ही एक बड़ा प्रोएक्टिव स्टैंड ये रहा है कि हम केसेस की ट्रेजेक्ट्री को नोट करें, स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करें और मिलकर उनके साथ कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम केसेस को मैनेज कर सकें। हम लोगों के इस एफर्ट्स के पार्ट में ही इवन जबकि हमने सितंबर लास्ट ईयर में देखा कि केसेस में डिक्लाइन आ रहा है, तब भी हम लोग स्टेट के साथ उसी तरीके से जुड़े रहे। एक एफर्ट आप लोग इस सबकी दृष्टि में है कि देश में वैक्सीनेशन जनवरी से लॉन्च किया गया ताकि उसके थ्रू भी हमारे कंटेनमेंट के और ब्रेक ऑफ चेन के उसके एफर्ट्स में हमें एक सपोर्ट मिले। साथ ही हमने उस स्टेट से कंटिन्यूसली डिस्कस किया कि चाहे केसेस कम होते दिख रहे हैं लेकिन हमें अपना गार्ड लो नहीं करना है। हमारा कंटिन्यूड फोकस बना रहे कंटेनमेंट मेजर्स पर, सर्वेलेंस पर। हम समय के साथ साथ अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाते रहें। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, उस पर हम काम करते रहें। और साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि एक रूट कॉज के रूप में हम
जिस तरह से हम केसेस की वृद्धि को रोक सकते हैं, उस पर हमारा एडहेरेंस के लिए काम चलता रहे। हमने हर स्टेट को यह भी रिक्वेस्ट की कि आप अपने केसेस की ट्रेजेक्टरी को मॉनिटर करते रहें और उसके बेसिस पर अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स को प्लान करें और उसी स्थाई से अपनी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाते रहें। एक मुख्य अंश, एक मुख्य एफर्ट जो कोलैबोरेटिव स्पिरिट में हम लोगों ने किया था, वह है था कि इवन जिन स्टेट्स में हमने केसेस की ट्रेजेक्टरी में हाई ग्रोथ रेट नोट किया, वहां पर 75 हाई लेवल और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और क्लिनिशियंस इंक्लूडिंग सीनियर प्रोफेशनल्स जैसे कि डायरेक्टर एम्स, मेंबर नीति आयोग, डायरेक्टर एनसीडीसी, ऐसे सीनियर अधिकारी भी वह स्टेट के स्थाई पर गए, वह जिलों में रहे, उन जिलों में जहां पर ट्रेजेक्टरी में एक सर्ज नोट किया गया, ताकि वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक सपोर्टिव रोल वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि उसके थ्रू हम किन चीज़ों पर फोकस करें जिससे कि हमारे केसेस की गति कम हो सके, वह प्रयत्न भी किए गए हैं। हमने स्टेट्स को एक डिटेल्ड टूल किट भी प्रोवाइड की कि आप कोविड मैनेजमेंट के संदर्भ में आपको क्या क्या कार्य करने हैं, और उसके साथ ही एक डिटेल्ड टेम्पलेट भी हमने डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोवाइड किया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर हमें कोविड को मैनेज करना है तो कौन कौन से हमारे फोकस एरियाज होने चाहिए। इन फोकस एरिया में पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में किन किन चीज़ों पर हमें क्या काम करना चाहिए, एक टेम्पलेट बनाकर साथ में स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ हमने उस टेम्पलेट को उनके साथ डिस्कस भी किया, उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि इसके बेसिस पर आप काम करें।